नमस्कार, मैं लोनाराम और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश सागर। और कोविड सेंटर जो चलाया जा रहा है सांचौर में, जहां पर कोरोना के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो रहा है, उनको वहां से लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, कैसे इलाज किया जा रहा है, क्या संसाधन उनके पास अभी है, और अब कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अब क्या स्थिति है। कोविड सेंटर जब शुरू किया गया था, डॉक्टर साहब बताइए, पहले जब शुरू किया गया था उस समय मरीजों की संख्या और अभी मरीजों की संख्या में कोई अंतर आया है, और किस तरीके से आप इलाज कर रहे हैं, कितनी टीम लगी हुई है? देखिए, अभी जो ये सेकेंड वेव चल रही है, इसमें मरीजों की जो नए मरीज हैं उनकी संख्या नो डाउट कम हुई है, लेकिन जितने भी मरीज अभी आ रहे हैं वो सारे सीरियस आ रहे हैं। वो वेंटिलेटर या बाईपैप या कोई भी रेस्पिरेटरी सपोर्ट के बिना नहीं जिंदा रह पा रहे। तो और ऑक्सीजन का कंजप्शन भी जो साधारणतया 2 लीटर 3 लीटर पे चल जाता था, वो अभी 5-5 7-7 लीटर 10-10 लीटर देना पड़ रहा है। अब जितने भी पेशेंट जो सेकंड वीक कॉम्प्लिकेशन के आ रहे हैं, फर्स्ट वीक कॉम्प्लिकेशन में जितने भी रिकवर हो गए वो हो गए, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो पेशेंट हैं। तो अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारे क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं। और इस वजह से जो हमने साधारण 20 बेड रखे थे कि उन पे ओनली ऑक्सीजन दिया जाएगा, उन पे भी हमने मशीनें लगा दी है। तो जितनी भी मशीनें हमारे पास है, अभी बाईपैप है जो हमने अभी कुछ डॉक्टर्स ने इनोवेट किए थे बेन सर्किट से, कईयों ने हमने यहाँ पे भी हमने नेबुलाइजर से भी इनोवेट किए जो बाईपैप की तरह यूज हो सकता है। तो वो हर बेड पे अवेलेबल कराया है। अब जो मेरे पास अभी पेशेंट 25 पेशेंट हैं, कल 30 थे, उसमें से 2 डिस्चार्ज हुए, एक को आगे किया और एक एक्सपायर हो गया। अब जो डिस्चार्ज की भी स्पीड थोड़ी तेज हुई है, 2-3 रोज डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बैठे बैठे पेशेंट अचानक सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाता है, और वो हो रहा है, खून जम जाता है अचानक, खून का कोई थक्का जाकर और हार्ट में या कहीं न कहीं वो अटक रहा है, लंग्स में अटक रहा है और वो एक्सपायर हो रहा है पेशेंट। तो ये बड़ी हमारे लिए भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि इसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। मरीज 1 घंटे पहले बिल्कुल ठीक होता है, आराम से खाना खा रहा होता है, और 1 घंटे बाद सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। इतने दिनों में ये समझने वाली बात है, ये अटेंडेंट को भी, रिश्तेदारों को भी समझने की बात है। हम भी सारे डॉक्टर्स मिलके, मैं और भी वेबिनार्स में सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में, कि किस तरीके से हम इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बचा पाए। पिछले दिनों जब कोविड सेंटर शुरू किया गया था, जब कोरोना का एकदम पीक था, जालोर की बात करें, अन्य जिलों की, जहां पर रोज के 300 400 200 ऐसे मरीज आ रहे थे, वो एकदम से पॉजिटिव की जो संख्या है वो घट गई है। इसका असर देखने को मिल रहा है कोविड सेंटर पर? बिल्कुल। अब नए मरीज जो हमारे आउटडोर में आते थे, वो अब आउटडोर वाले पेशेंट नहीं आ रहे हैं, और वैसे भी हमने यहाँ आउटडोर सेवाएं नहीं शुरू करी थी, तो जो रेफर्ड पेशेंट आ रहे हैं उनमें भी कमी आई है। नो डाउट अभी नए पेशेंट जो विद इन 1 वीक इन्फेक्शन वाले बहुत कम है। अब जो ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो 1 सप्ताह से पहले इन्फेक्शन वाले हैं। तो इस लॉकडाउन का भी फायदा हुआ है, और आगे जो बीमारी स्प्रेड हो रही थी वो भी कम हुई है। अभी जो साथ में अटेंडेंट रहते हैं, हम उन्हें भी प्रोफिलैक्टिक जो टैबलेट देनी होती है वो हम दे रहे हैं, ताकि वो बीमारी आगे ना फैले। जो मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको भी हमने टैबलेट्स दिए, ताकि आप लोग जो पास में रह रहे हो वो इन्फेक्शन आगे ना फैले। ये हमारी तरफ से एक प्रिकॉशनरी दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे सारे स्टाफ जो काम कर रहा है उसे भी दे रहे हैं। जितनी हम बचाव कर सकते हैं, जितना प्रोफिलैक्सिस कर सकते हैं, जितना आगे इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। जितना कोरोना मरीज के जो उपचार में आप इतना मैन फोर्स और जो स्टाफ है वो लगे रहते हैं, तो क्या चुनौतियां रहती है जब कोरोना मरीज की स्थिति अपन समझे कि जब उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुआ है और नॉर्मली वो RT-PCR या CT स्कैन में पॉजिटिव आया, उसके बाद उसे क्या करना चाहिए?
देखिए, जितने भी पेशेंट अभी आ रहे हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आ रहे हैं पॉजिटिव, चाहे एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे सीटी स्कैन पॉजिटिव आ रहे हैं, हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। हमने हमने यहाँ पे 20-20 स्कोर जो सिटी में आए हुए थे उनको भी घर पे हमने ठीक किया है और वो पेशेंट वापस फॉलोअप में आए हैं। तो लोगों में एक डर सा माहौल है कि हमारे 15 से ज्यादा सिटी आ गया तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सिटी स्कोर जो है वो एक कंडीशन बताती है कि आपका लंग कितना डैमेज हुआ, लेकिन वो परमानेंट डैमेज है या नहीं है, वो वापस रिकवर हो सकता है नहीं हो सकता है, ये 3-4 दिन बाद ही पता लगता है। ये मरीज की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इवन 20 स्कोर वाले भी पेशेंट बिना एडमिशन के भी 3 दिन में बहुत अच्छे होकर हॉस्पिटल आए वापस फॉलोअप में, जिन्हें हम घर भेजा था। और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका 10 सीटी स्कोर था, लेकिन उनका डी डीमर वगैरह जो दूसरे टेस्ट होते हैं कोविड में वो इतने ज्यादा थे तो हमें उनको एडमिट करना पड़ा, या उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। अभी जितने मरीज हमारे पास ज्यादातर जो आते हैं वो 50-60% जो ऑक्सीजन लेवल के आते हैं। गवर्नमेंट से रेफर्ड भी आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर्ड भी आते हैं, और 2 मिनट भी अगर उनका ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो पानी में डूब के मर रहे हैं। वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। ये इस सिचुएशन में वो बिना ऑक्सीजन के कब तक जिंदा रहेंगे? ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो रही है। ऑक्सीजन हम जितना हमेशा थोड़ा थोड़ा कम करके देखते हैं कि उस मरीज को कम से कम ऑक्सीजन पे कितना वो जिंदा रह सकता है और वो कितना मेंटेन कर सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है सामने कि जब कोरोना मरीज की पहली बार आरटीपीसीआर या सीटी स्कैन से पता लगा कि वो पॉजिटिव है, उसके बाद भी उसके इलाज देने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल उसका घट जाता है, इसका कोई उपाय है कि वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सके पहले? देखिए, इसमें जब वो आरटीपीसीआर या सीटी स्कैन करवा रहा है, इस बीमारी का एक पीक होता है जो धीरे धीरे, कईयों का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, सीटी स्कैन इनिशियली 5 आया, लेकिन सीटी स्कोर 5 से बाद में वो 2-3 दिन बाद दवाई लेते लेते भी 20-25 पे पहुंच जाता है। अब ये मैन टू मैन बहुत डिफर करता है, पेशेंट से पेशेंट बहुत अलग स्थिति रहती है कि किसका बढ़ेगा या किसका घटेगा। ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में उस मरीज की क्या स्थिति रहेगी। या तो फॉलोअप में हम करके देखें तब पता चलता है, और हर मरीज का सीटी स्कैन वापस रिपीट कराना संभव नहीं होता जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है या जो हाई फ्लो पे चल रहा है। एक जो लोग हैं, कोरोना जैसे महामारी फैल रही है, उसको लेकर लोगों में एक डर या दहशत ये भी रहती है कि मुझे कोरोना नहीं हो गया हो, इस तरीके से होता है। लेकिन वो तो डॉक्टर साहब, एक हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, अगर उसे कोरोना हुआ या नहीं हुआ, अगर उसके मन में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी केयर करने की जरूरत है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो काफी केयर करने की जरूरत है। प्रेम पंथालिया जी हैं, एडवोकेट हैं, और कोविड सेंटर जो संचालित किया जा रहा है पामाशा, बाबूलाल बंसाली की ओर से, वहां सेवाएं दे रहे हैं लगातार। बताइए एडवोकेट साहब, अगर अपन जानना चाहें कि जो कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं, उनको उनके उपचार की बात करें या उन्हें अटेंड करने की बात करें, आपके स्टाफ की बात करें, क्या क्या सुविधा दी जा रही है, और कोरोना मरीज जैसे पहुंचते हैं उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, अगर आपके यहाँ बेड खाली है या बेड फुल हो चुके हैं, ये जानकारी कैसे मिलती है, कैसे वो मरीज जानकारी प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ हमारे हेल्प डेस्क पे या हमारे को कॉल करते हैं कि साहब हम लोग आ रहे हैं, बेड अवेलेबल है या नहीं है। हम उनसे पहले रिपोर्ट मंगवाते हैं कि भाई आपका SpO2 कितना है, और हमें जिस कंडीशन में हम पेशेंट को या हैंडल या टेकल कर सकते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे पेशेंट को लेते हैं। जैसे जिसको किसी को बाईपैप की या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है और हमारे पास ICU और ये फुल होता है, तो हम उसे आगे रेफर की एडवाइस देते हैं, और उनको हम ये कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही वो काम कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनको तुरंत ले लेते हैं। और ये डॉक्टर जो टीम हमारी है वो इससे नेबुलाइजर मशीन से या किसी अन्य उपकरण से भी जो फैसिलिटी उनसे ऑक्सीजन को पहुंचाने की है वो उनको पहुंचाने की प्रक्रिया द्वारा जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं।
आपके यहाँ बेड की स्थिति जानने के लिए फोन के द्वारा जान सकते हैं, तो क्या कोई नंबर आपने कोई जारी किया हुआ है? और दूसरा, जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या-क्या सुविधा दे रहे हैं? जैसे भोजन के पैकेट की बात है या अन्य सुविधाएं हो रही है, तो दिनचर्या में जो सुविधा मिल रही है वो क्या-क्या सुविधा दी जा रही है? हमारे यहाँ पेशेंट आने पे पेशेंट को खाना फ्री है, मेडिसिन फ्री है, यहाँ का सारा ट्रीटमेंट जो भी है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, इंजेक्शन है, और भी जिस कोई भी प्रकार की मेडिसिन जो कॉस्टली है वो सारी की सारी फ्री है यहाँ पे। पेशेंट को गेट के अंदर आने के बाद अब पेशेंट और अटेंडर को किसी प्रकार का कोई खर्चा वहन नहीं करना है। सारी सुविधाएं निःशुल्क है, यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था सुबह मॉर्निंग में दूध, चाय, कॉफ़ी और नाश्ता, उसके बाद में खाना, जूस, फ्रूट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और वो सारी फ्री है। अब अपन जानते हैं कि कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो पिछले दिनों की तुलना में अब कम हुई है। अभी आपके यहाँ कितने पेशेंट भर्ती हैं? अभी हमारे यहाँ 26% एडमिट है। पहले कोरोना के पॉजिटिव आज से 3 से 4 दिन पहले इंक्वायरियाँ बहुत आती थी, लेकिन अभी धीरे-धीरे इंक्वायरियाँ कम हुई है। जो गाँव के लोग हैं, जो बीमार है, वो अब बाहर निकल के धीरे-धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहले पहले जो इलाज हो रहा था, गाँव के लोग ही कोई कंपाउंडर है या डॉक्टर वहाँ का जो लोकल है वो कर रहे थे। जो क्रिटिकल स्थिति हो रही है, वही पेशेंट अब रेफर होके यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो अपन समझेंगे कि अभी जो कोरोना के मरीजों की जो संख्या कम हुई है, उससे आपके कोविड सेंटर में काफ़ी राहत है। अब बात करेंगे जो दवाइयाँ और जो जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये आप कैसे उपलब्ध करवाते हैं? कैसे मरीज को लगवाने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमें गवर्नमेंट से जालोर से इंजेक्शन मिलते हैं। इसके लिए हमारा जो हॉस्पिटल है वो कोविड-19 के अंदर वहाँ रजिस्टर्ड किया गया है, और यहाँ से हम लोग उसकी इंफॉर्मेशंस को फिलअप करके सांचौर जो चिकित्सा अधिकारी है गवर्नमेंट के, उनसे वेरीफाई करवा के उसको आगे जालोर सीएचएमओ में भेजते हैं, और वहाँ से हमारे को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसकी जो प्राइस होती है वो हमारे द्वारा ऑनलाइन गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाई जाती है। ये चीज़ें समझने के साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे कि पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होने से वापस उसे जब डिस्चार्ज किया जाता है, उसके बीच में सब कुछ फ्री है। अब क्या आपके यहाँ से किसी पेशेंट को लाने के लिए या अगर कोई सूचना मिलती है, उसके लिए कोई एम्बुलेंस या पहुँचाने के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा है? या कोई डेथ हो जाती है तो उसके शव को पहुँचाने के लिए कोई सुविधा है? हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे फैसिलिटी थी, लेकिन एक डेथ बॉडी पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस गई थी, वहाँ आते वक्त थोड़ा सा उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन पहले ये फैसिलिटी 4-5 दिन पहले अवेलेबल थी हमारे पास। अब आपके कोविड सेंटर के निर्माण को लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से भामाशाह बाबूलाल भंसाली ने इसमें पूरे एक बड़े स्तर पर कोविड सेंटर शुरू किया, जिसमें तमाम सुविधाएं, तमाम मशीनें लगाई गई। ये आइडिया कहाँ से आया? कैसे बाबूलाल जी ने आगे आकर ये कहा कि यहाँ पर एक कोविड सेंटर चलना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिल सके? ये आइडिया पहले हम मेरा भारत विकास परिषद का, मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ युवा शाखा का। मेरे जो दिमाग में चल रहा था कि मैं पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके घर घर पे ऑक्सीजन की जिनको रिक्वायरमेंट है उनको दूं भारत विकास परिषद की ओर से। उसके बाद मेरा संपर्क बाबूलाल जी की से हुआ, और उन्होंने हमें कहा कि भाई अपन इससे क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने को कहा कि साहब एक हॉस्पिटल अपन स्टार्ट कर सकते हैं, सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। तो मैं बाबूलाल जी भंसाली जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आगे आए और इस हॉस्पिटल को शुरू करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये हॉस्पिटल हमने मात्र 13 से 14 दिन में इसको पूरा शुरुआत किया, क्योंकि ये हॉस्पिटल 2 साल से पहले बंद था और इसका रिनोवेशन जो करना था पॉसिबल नहीं था कि 1 मंथ या 1.5 मंथ लगेंगे। लेकिन हमने रात दिन बैठ के इसके कलर, लाइट फिटिंग, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं देखते हुए पूर्णतः काम किया, जिससे ये आज एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। उसके बाद में ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसकी पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम से की गई है। जो सिलेंडर पूर्णतः बाहर ही लगते हैं, ऑटोमेटिक अलार्म है जो सिलेंडर खाली होने के बाद बजता है। सारी जो व्यवस्था है हमने पूरी पाइपलाइन से ही बेड टू बेड ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है।
एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब कोविड सेंटर शुरू करना था, उस समय जिस अस्पताल में शुरू किया गया, जो भवन लिया गया है, वो लंबे समय से बंद था। तो एक चुनौती थी कि इतने कम समय में इतना विस्तार रूप से उसे डेवलप करके एक कोविड सेंटर बनाना, ताकि वो मरीज कोरोना से किसी की जान नहीं जाए, उसके लिए काफ़ी एक अहम हो सके। तो एक चुनौती थी इतने बड़े उपकरण लाना, उन्हें इंस्ट्रूमेंट लगाना और एक और देश में फैल रहा कोरोना, एक बड़ी अड़चन भी आ रही थी सामने। हाँ, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने जो सोचा था कि हम एक नॉर्मल स्तर से इसको शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे हमने शुरुआत की, हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे अपने को ये चीज़ें चाहिए कि वो अवेलेबल करवानी होगी। तो जिस समय हमारा इनोवेशन हमने जैसे ही स्टार्ट किया था, उस समय ही हमने मशीनों के सारे ऑर्डर दे दिए थे, ताकि हमें 10 दिन के अंदर सारी मशीनें मिल जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा था। और सारी चीज़ें की जो चीज़ में मशीनरी थी, जिस चीज़ की कीमत 20-25 हज़ार थी, उसकी एकदम से 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास भी हो गई थी। तो सारी चीज़ों को अरेंज करना एक हमारे लिए चुनौती था, लेकिन डॉक्टर साहब ने और हमने मिलके पूरी चुनौती को एक अच्छे से हैंडल किया, जिससे आज ये हॉस्पिटल एक विशाल रूप से कायम हुआ है। आपके अभी कोविड सेंटर में कितने डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? उसके साथ-साथ में कितना स्टाफ है? और महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर सागर साहब जो मेन आपके इंचार्ज है, कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं और सुबह-शाम कैसे ड्यूटी लगती है डॉक्टर की? हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर अभी हैं, और डॉक्टर सुरेश जी सागर उनके मुख्य प्रबंधक है। डॉक्टर साहब पूरा दिन यहाँ पे पूरा मैनेज करते हैं, नाइट ड्यूटी यहाँ पे देते हैं और दिन में रेस्ट करते हैं। और दिन में हमारे पास 3 डॉक्टर आते हैं, और नाइट में भी 1 डॉक्टर रहते हैं रिजर्व में। और उसके अलावा हमारे पास 8 आरएमओ हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है 2-2 के शिफ्ट में। और उसके अलावा हमारे पास 4-4 से 5 नर्सिंग स्टाफ पर शिफ्ट में रहते हैं, और ये शिफ्ट 8-8 आवर्स की चलती है। आपके कोविड सेंटर में बात करें, सप्लाई कहाँ से हो रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से हो रही है? क्या कोई दिक्कत आ रही ऑक्सीजन है की ऑक्सीजन सप्लाई सप्लाई को लेकर? नहीं, अभी तक आज दिन तक किसी प्रकार की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आई है। बाबूलाल जी मंसाली जी इनका पूरा पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं कि सांचौर हॉस्पिटल जो उन्होंने स्टार्ट किया है, किसी प्रकार का कोई ऑक्सीजन का इश्यू ना हो। उन हमेशा हमारे पास सिलेंडर उनके कहने से पहले ही हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ से पहुंच रही है ऑक्सीजन, किस प्लांट से पहुंचाई जा रही है? और परिवहन को लेकर क्या रहता है, कितने सिलेंडर हर रोज आते हैं? हमेशा हमारे पास 120 से 130 सिलेंडर हमारे को अलॉट किए जाते हैं, और ये सारे सिलेंडर चंडीगढ़ और अहमदाबाद गांधीनगर से वहाँ से रिफिलिंग होके आते हैं। और यहाँ सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे हमारे को सिलेंडर मिल जाते हैं। क्या ये अपन समझें कि जो कोरोना के पेशेंट हैं, जिन्हें गुजरात या अन्य बड़े शहरों में भी बेड नहीं मिल पा रहा था, ऐसी स्थिति में ये कोविड सेंटर शुरू होने से कोरोना के मरीजों को एक बड़ी राहत मिली? हाँ, नो डाउट, कोरोना के मरीज को यहाँ पे सेंटर खुलने से बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग जो बाड़मेर के हैं, सिंदरी के हैं, जैसलमेर के हैं, ये लोग पहले गुजरात में जाते थे, और बड़ा कोविड सेंटर की जहाँ पे बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर की जहाँ पे जरूरत थी, वो अपने इस एरिया में बहुत कम देखने को मिल रही है। और हमारा कोविड सेंटर स्टार्ट होने पर बाईपैप, सीपैप और वेंटिलेटर की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे पेशेंट को यहाँ जो गुजरात में फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जहाँ पेशेंट 5 लाख 7 लाख 10 लाख खर्च करके भी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा था व्यवस्थित, वो अपने यहाँ से सारा निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या डॉक्टर सागर साहब अपन से वापस जुड़े? डॉक्टर साहब अभी एक क्रिटिकल पेशेंट है, उनको चेक करने गए हुए हैं, तो वो वहाँ पे देख रहे, अभी जुड़े नहीं है हमसे। हाँ, अब अपन बात करेंगे भामाशाह, उन्होंने अभी कहाँ-कहाँ पे कोविड सेंटर संचालित कर रहे हैं? उनकी ओर से कैसे मॉनिटरिंग होती है? और उनकी ओर से मॉनिटरिंग के जो मापदंड है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिले थे। जब कोविड सेंटर शुभारंभ होना था, उससे पहले अलग-अलग प्रकार की ऑडिट है और उसे पूरी तरह सेफ्ट बनाना, सेफ्टी के तौर पर जाँचें करना, ताकि यहाँ पर आगजनी या अन्य किसी भी घटना नहीं हो और जो कोरोना मरीज है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। उसको लेकर इन्होंने किस-किस चरण में पूरी जाँचें हुई?
इस संबंध में बाबूलाल जी भंसाली जी का एक बिल्कुल क्लियर विजन है कि पेशेंट के संबंध में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने फायर सेफ्टी के संबंध में एक ऑडिट करवाई थी उनके कंपनी के फायर स्पेशलिस्ट जो है। उसके अलावा इनकी कंपनी में जो ये जो मैं अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियर है उनकी पूरी टीम भेजी थी। एक एक पॉइंट को चेक करवाया, कहीं पे फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वायरिंग कहीं लूज नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिससे कि आगे हमें कोई घटना का सामना करना पड़े। इसलिए उनकी पूरी टीम जिन्होंने रात दिन बैठ के हमारे साथ सपोर्ट किया और कोविड सेंटर शुरू होने से पहले सारे सेफ्टी पॉइंट को उन्होंने जांचा परखा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमने आज सांचौर में स्थित जो निःशुल्क कोविड सेंटर है जहां पर निःशुल्क कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है उनकी पूरी आपके जानकारी दी। डॉक्टर साहब और आप पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।